नमस्कार, मैं सतीश चंद्र सिंघल नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, कल हमने पाठ 2 लेखन तथा शहरी जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त की। लेखन मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मानव स्थायी रूप से मेसोपोटामिया में रहा, जिसे वर्तमान में हम इराक कहते हैं। वहाँ पर दजला और फ्रात नदियों के बीच का भूभाग बहुत उपजाऊ था और इसलिए मानव सबसे पहले वहीं पर रहा। वहीं पर सुमेरिया, बेबीलोनिया, असीरिया, दक्कनी आदि सभ्यताओं का विकास हुआ और सबसे पहले उन्हीं सभ्यताओं में लेखन कला का विकास हुआ। व्यापार की शुरुआत हुई। व्यापार की शुरुआत हो जाने के कारण लेखन कला का विकास हुआ। मेसोपोटामिया में कीलाक्षर लिपि थी, मिट्टी की गीली पट्टियों पर लिखा जाता था। इसके अलावा शहरों का विकास सबसे पहले मेसोपोटामिया में हुआ। मैंने कल तुमको शहरों के बारे में बताया कि उरूक और मारी 2 प्रमुख शहर थे मेसोपोटामिया के। और नगर आदि के बारे में, उनके नियोजन के बारे में बताया। मारी एक प्रमुख व्यापारिक नगर था और किस प्रकार से लेखन कला का विकास हुआ, इस बात की जानकारी आपको दी गई। खानाबदोश लोग के बारे में जानकारी दी गई। खानाबदोश लोग शहरों के विकास में कैसे बाधक थे। तो खानाबदोश लोग और जो किसान होते थे उनके बीच में आपस में झगड़े होते रहते थे, क्योंकि जब खानाबदोश लोग अपने पशुओं को लेकर नदियों में पशुओं को पानी पिलाने के लिए जाते थे तो किसान रास्ता रोक देते थे और उनमें अक्सर झगड़े हो जाते थे। तो इसलिए ये बात कही गई कि खानाबदोश लोग शहरों के विकास में बाधक थे। एक बार मारी नगर के राजा के एक अधिकारी ने राजा को पत्र भी लिखा कि पहाड़ी के ऊपर से रात्रि के समय कुछ खानाबदोश लोगों के द्वारा संकेत बताए गए, जिनके आधार पर उस अधिकारी ने राजा को सूचना दी कि ये खानाबदोश लोगों के द्वारा किसी न किसी हमले की साजिश थी। उनको रात में आग दिखा करके और वो एक शिविर से दूसरे शिविर में कोई संकेत पहुंचा रही थी। तो कहने का मतलब ये होता है खानाबदोश लोग जो थे प्राचीन काल में वो शहरों के विकास में बाधक थे। खानाबदोश का मतलब होता है बर्बर, घुमक्कड़ लोग, यायावर लोग, पशुचारक जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। तो इनके बारे में बाद में कई खानाबदोश लोगों ने अपने राज्य कायम किए, जैसे एमोराइट वंश। एमोराइट वंश में 6वां शासक जो हुआ हम्मुराबी, वो बहुत बड़ा कानून का जानकार हुआ, जिसने हम्मुराबी की विधि संहिता लिखी। ये जानकारी आपको कल दी गई। इसके बाद में मेसोपोटामिया के शहरों के महत्व के बारे में पढ़ा कि मेसोपोटामिया में शहरों का बहुत बड़ा महत्व था। श्रम विभाजन था, वहाँ पर सभी लोगों को रोज़गार मिला हुआ था और वहाँ की ज़मीन में सभी लोगों को रोज़गार प्राप्त था और शहरों का भरण पोषण करने की क्षमता थी। और विभिन्न महाकाव्यों के द्वारा ये मेसोपोटामिया की जानकारी के बारे में ये आपको बताया गया। गिलगिमेश के महाकाव्य आदि के द्वारा जमीमल राजमहल के बारे में आपको जानकारी दी गई। अब मैं आपको लेखन मेसोपोटामिया की देन के बारे में बता दूं। तो मेसोपोटामिया की देन में सबसे पहले लेखन कला का विकास है कि लेखन कला की जो देन है वो मेसोपोटामिया की देन है। गणित के क्षेत्र में भी मेसोपोटामिया वासियों ने बहुत उन्नति की। वो हिसाब किताब को रखना जानते थे और उन्होंने ऐसी 1800 ईस्वी के आसपास ऐसी कई पट्टिकाएँ मिली है जिनमें गुणा भाग की तालिकाएँ हैं, वर्ग तथा वर्गमूल और चक्रवर्ती ब्याज की सारणियाँ दी गई है। ऐसी अनेक पट्टिकाएँ मेसोपोटामिया में मिली है, जिनसे इस बात का पता चलता है कि मेसोपोटामिया वासी गणित के क्षेत्र में बहुत होशियार थे। वो हिसाब किताब करना जानते थे। इसके बाद पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इस बात का प्रतिपादन भी उन्होंने मेसोपोटामिया वासी ने किया और एक साल को 12 महीनों में विभाजित किया। एक महीने में 30 दिन होते हैं, ये बात उन्होंने बताई। सूर्य और चंद्र ग्रहण के बारे में जानकारी मेसोपोटामिया वासियों के द्वारा दी गई। तो ये जानकारी भी हमें मेसोपोटामिया वासियों के द्वारा मिली। तथा इसके अलावा आकाश में तारों और तारमंडल की स्थिति पर बराबर नज़र रखकर उनका हिसाब रखा जाता था मेसोपोटामिया में। और लेखन कला विद्यार्थियों जैसी उन संस्थाओं का अभाव तथा विद्यार्थी गण
पुरानी लिखित पट्टिकाओं को पढ़ते और उनकी नकल करते थे। तो इस प्रकार से मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास हुआ। वहाँ पर लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, काम चलाऊ साक्षरता होती थी। मेसोपोटामिया के लोग अंधविश्वासी होते थे, कहीं देव देवताओं को वो मानते थे, जादू टोने टोटके आदि में वो विश्वास करते थे। तो ये सारी जानकारियाँ कल आपको लेखन और शहरी जीवन मेसोपोटामिया की सभ्यता के द्वारा ये जानकारी आपको दी गई। अब मैं आज आपको कक्षा 11 के पाठ 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य। देखो 3 महाद्वीप, यानी 3 महाद्वीप कौन कौन से थे? तो 3 महाद्वीप थे यूरोप, नंबर 2 अफ्रीका और नंबर 3 एशिया महाद्वीप। 3 महाद्वीप, 3 महाद्वीपों में फैला कौन सा साम्राज्य था? तो 3 महाद्वीपों में फैला था रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य जो था वो 3 महाद्वीपों में फैला था। तो आज हम इस अध्याय में रोमन साम्राज्य के बारे में, उसके प्रतिद्वंदी साम्राज्य ईरान साम्राज्य के बारे में भी थोड़ा बहुत अध्ययन करेंगे। तो देखो, रोमन साम्राज्य एक बहुत महत्वपूर्ण और संपन्न साम्राज्य था जो तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ था। रोमन साम्राज्य का क्षेत्र बहुत उपजाऊ था, अर्धचंद्राकार क्षेत्र में ये फैला हुआ था और इसमें हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि किन किन राजनीतिक ताकतों ने इस साम्राज्य पर अपना अधिकार किया, किस राजा ने इस साम्राज्य को स्थापित किया, कब किया, तथा इसमें सेना कैसी थी और प्रशासन कैसे चलता था, शहरों का जीवन कैसा था, वहाँ की अर्थव्यवस्था किस पर टिकी हुई थी, समाज कैसा था, विवाह कैसे होते थे, परिवार की स्थिति क्या थी और महिलाओं को क्या क्या अधिकार मिले हुए थे और वहाँ की धर्म और संस्कृति आदि के बारे में अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। रोमन साम्राज्य के बारे में, रोमन साम्राज्य को जानने के जो स्रोत हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है पाठ्य सामग्री। रोमन साम्राज्य को जानने में सबसे पहले है पाठ्य सामग्री। नंबर 2 है प्रलेख या दस्तावेज और इसके बाद है नंबर 3 पर भौतिक अवशेष। पाठ्य सामग्री, पाठ्य सामग्री का मतलब है, शब्द से ही अर्थ का पता चल जाता है। पाठ्य सामग्री का मतलब होता है पढ़ने योग्य सामग्री। तो पढ़ने योग्य सामग्री इसमें वर्ष वृत्तांत, डायरियाँ, यात्रा वृत्तांत और इसके अलावा प्रवचन, कानून की किताब आदि के द्वारा हमें रोमन साम्राज्य की जानकारी मिलती है। और प्रलेख दस्तावेज में जो पेपायरस नामक जो घास पैदा होती थी मिस्र में, उस घास से बनाए कागज पर जो प्रलेख लिखे गए, जो यात्रा वृत्तांत लिखे गए और पत्थर की शिलाओं आदि पर जो खोदे गए, वे नष्ट नहीं हुए। बड़ी मात्रा में ऐसे यूनानी और लातिनी भाषा में लिखे हुए मिले हैं, जिनसे भी हमें रोमन साम्राज्य की जानकारी मिलती है। भौतिक अवशेषों में वहाँ के भग्नावशेष, मूर्तियाँ, सिक्के, इमारत आदि के आधार पर हमें रोमन साम्राज्य की जानकारी मिलती है और इन सभी दस्तावेजों, सभी स्रोतों के आधार पर आज हम रोमन साम्राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो, रोमन साम्राज्य का प्रतिद्वंदी जो साम्राज्य था वो था ईरान का साम्राज्य। ईरान का साम्राज्य और रोमन साम्राज्य आपस में प्रतिद्वंदी थे और इनमें आपस में झगड़ा होता रहता था, क्योंकि दोनों राज्यों की सीमाएं आपस में मिली हुई थी। इसलिए दोनों राज्यों में आपस में संघर्ष होता रहता था और यही हुआ कि इन दोनों ने आपस में कभी रोम साम्राज्य ने ईरान को हराया, कभी ईरान साम्राज्य ने रोम साम्राज्य के क्षेत्र पर अपना अधिकार किया। इन सारी बातों के बारे में
हम अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि साम्राज्य के आरंभिक काल के बारे में। साम्राज्य के आरंभिक काल को दो भागों में बांटा गया, पूर्ववर्ती काल और परवर्ती काल। जो ये रोम का जो साम्राज्य था, इनमें दो महाशक्ति रोम तथा ईरान में बहुत विविधता थी, विभिन्न संस्कृतियों का मिला जुला रूप थी। रोम का जो साम्राज्य था उसमें विभिन्न संस्कृति विद्यमान थी, विभिन्न संस्कृतियों का मिला जुला रूप था और सबकी सत्ता में साझेदारी थी। यानी रोमन साम्राज्य में विभिन्न संस्कृतियों के लोग रहते थे और उनकी सत्ता में भी साझेदारी थी। इसके अलावा वहाँ की जो प्रशासन की जो भाषा थी रोमन साम्राज्य की, वो लातिनी और यूनानी भाषा का जो प्रयोग होता था, ये वहाँ की भाषा थी। ईरान के साम्राज्य में ज़्यादातर लोग क्या थे? ईरानी थे, इसलिए इसमें विविधता कम थी। तो इस प्रकार से ये आरंभिक काल के बारे में है। रोमन साम्राज्य की अब मैं स्थापना के बारे में आपको बता दूं। रोमन साम्राज्य की स्थापना 27 ईसा पूर्व में, सभी ध्यान से सुनेंगे, 27 ईसा पूर्व में ऑगस्टस नामक एक राजा ने इसको स्थापित किया था, जिसे प्रिंसिपेट कहा जाता है, प्रिंसिपेट साम्राज्य। और वहाँ पर एक संस्था थी सेनेट, जिसमें कुलीन और अभिजात वर्ग का प्रतिनिधित्व था। अभिजात वर्ग की इसमें हिस्सेदारी थी। ऑगस्टस जो था वो एक निरंकुश शासक नहीं था और इसमें सेनेट की हिस्सेदारी होती थी। सेनेट में कुलीन और अभिजात वर्ग के लोग होते थे जो राजा को सलाह देने का काम करते थे, ऐसे लोग होते थे। और जो राजा सेनेट के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करते थे तो उनके बीच में आपस में तनाव रहता था और उनके संबंध अच्छे नहीं रहते थे, खराब रहते थे। इसलिए कई सेनेटर गणतंत्र की कल्पना करते थे। तो ये राजा पर निर्भर करता था कि वो सेनेट के सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करे। यदि कोई राजा सेनेट के सदस्यों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था तो राज्य में तनाव का माहौल रहता था, बगावत की आशंका रहती थी, गृहयुद्ध की आशंका रहती थी। तो ये स्थिति है। इसके बाद मैं आपको आगे बता दूं, रोमन साम्राज्य में सेना, रोमन साम्राज्य सेना पर टिका हुआ था, वहाँ पर सेना होती थी। रोमन साम्राज्य के बारे में ये बात कही जाती है कि रोमन साम्राज्य में स्वस्थ बच्चों को बहुत महत्व दिया जाता था, स्वस्थ बच्चों को। और वहाँ पर एक अनुशासित सेना थी, सेना को नियमित वेतन मिलता था, 25 वर्ष तक सेना की नौकरी करनी पड़ती थी। वहाँ पर 6 लाख सैनिक थे, रोम में 6 लाख सैनिक थे। 25 वर्ष तक प्रत्येक सैनिक को नौकरी करनी पड़ती थी, नियमित वेतन मिलता था। 6 लाख वहाँ पर सैनिक थे। कई बार सैनिकों और सेना के अधिकारियों और राजा के बीच बगावत भी हो जाती थी। सेवा शर्तों के लिए कई बार सैनिक आंदोलन करते थे, आंदोलन करते थे। और कई बार जो सैनिक हताश हो जाते थे तो ये बड़े आंदोलन का रूप ले लेते थे, सैनिक विद्रोह का रूप लेते थे। और रोम सेना की जो तस्वीर हमारे सामने पेश की गई है इतिहासकारों द्वारा तैयार की गई। सेनेट के प्रति सहानुभूति रखते थे, सेनेट सेना से घृणा करती थी। सेनेट जो होती थी वो सेना से घृणा करती थी और उससे डरती थी क्योंकि वह प्राय अप्रत्याशित हिंसा का स्रोत थी। तो ये मैंने आपको सेना के बारे में बताया रोम की।
25 वर्ष तक सेना की नौकरी करनी पड़ती थी, नियमित वेतन मिलता था सैनिकों को, और एक व्यावसायिक सेना थी। रोम में कैसी सेना थी? एक व्यावसायिक सेना थी। एक बात तो ये। दूसरी बात ये थी 25 वर्ष तक नौकरी करनी पड़ती थी सेना को। जिस सेना में सैनिक कितने थे? तो 6 लाख सैनिक थे उस समय। ये बात है 4वीं शताब्दी तक। और साम्राज्य का जो भाग्य निर्धारण है, सम्राट का भाग्य, वो सेना पर आधारित होता था। सेना पर आधारित होता था। यह सेना पर आधारित भाग्य होता था। ये विद्रोह करते थे। कई सेनेट के लोग सेना से घृणा करते थे। तो सेना के बारे में मैंने आपको ये बात बताई। और वहाँ की जो भाषा थी उसके बारे में मैंने आपको बताया अभी, लातिनी और यूनानी, ये रोम की राजकीय भाषाएं थी दोनों। 27 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य की स्थापना हुई। स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑगस्टस के द्वारा की गई। और उसको क्या कहा गया? तो प्रिंसिपेट कहा गया। ऑगस्टस कैसा रहा था? निरंकुश नहीं था। और कौन सी संस्था की स्थापना की ऑगस्टस ने? सेनेट की। सेनेट क्या थी? एक संस्था थी जिसमें अभिजात और कुलीन वर्ग का प्रतिनिधित्व था। ठीक है, ये बात सबके समझ में आ गई। अब मैं आपको आगे बता दूं कि रोमन इतिहास में 3 मुख्य खिलाड़ी थे साम्राज्य के: सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना। 3 मुख्य खिलाड़ी थे। 3 मुख्य खिलाड़ी कौन कौन से थे? सम्राट, नंबर 2 अभिजात वर्ग, सम्राट, अभिजात वर्ग, और नंबर 3 सेना। ये रोमन साम्राज्य के 3 प्रमुख खिलाड़ी थे। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में एक प्रश्न भी है। और सम्राटों की सफलता इस बात पर निर्भर थी कि सेना का उनके ऊपर कितना नियंत्रण है। तो इससे जब सेना विभाजित हो जाती थी उसका परिणाम गृहयुद्ध होता था। और प्रथम 2 शताब्दियों तक तो रोमन साम्राज्य में प्रथम 2 शताब्दियों तक रोमन साम्राज्य में शांति बनी रही। लेकिन बाद में वहाँ पर गृहयुद्ध शुरू हो गया। तो ये भी ध्यान रखने की बात है, साम्राज्य के 3 प्रमुख जो खिलाड़ी थे, सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना। और राजा की सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि उसका सेना पर कितना नियंत्रण है। यदि सेना पर नियंत्रण नहीं होता तो गृहयुद्ध होते। प्रथम 2 शताब्दी तक रोम में शांति व्यवस्था रही, लेकिन बाद में वहाँ पर गृहयुद्ध की स्थिति हो गई और बाद में वहाँ पर गृहयुद्ध हुए।
और अनेक राजा बने। अगस्टस के कोई पुत्र नहीं था, तो अगस्टस ने एक दत्तक पुत्र को गोद लिया जो राजा बना, और उसके बाद में त्राजान आदि राजा हुए। और ईस्वी में अपना 113 से 17 ईस्वी में शासन चला, जिसके द्वारा उसने फरात नदी के पार क्षेत्रों पर निरर्थक अपना कब्जा जमा लिया। इसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं तीसरी शताब्दी का संकट। तीसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्य में तनाव, आंतरिक कलह और गृहयुद्ध की स्थिति हो गई, और 230 के दशक में से साम्राज्य ने शम को कई मोर्चों पर जूझता पाया। ईरान ने हमला कर दिया और एक आक्रामक वंश, ईरान का एक आक्रामक वंश सामने आया, जिसको शशानी जो राजवंश था ईरान का, शशानी राजवंश कहते थे। केवल 15 वर्ष के भीतर यह तेजी से फरात दिशा की तरफ फैल गया, और इस प्रकार से जर्मनी की अनेक जातियों ने भी डैन्यूब आदि क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। तो कहने का मतलब है कि तीसरी शताब्दी में रोम में बहुत भारी संकट आए, और लगातार रोमवासियों को अनेक संकटों से जूझना पड़ा। तो तीसरी शताब्दी, दूसरी शताब्दी के बाद का काल, तीसरी शताब्दी में रोम में संकट आए। ईरान ने रोम साम्राज्य पर हमला करना शुरू कर दिया। इधर जर्मनी की अनेक जातियों ने भी रोम पर अपना अधिकार करना शुरू कर दिया। रोम साम्राज्य की पूर्वी राजधानी एंटियोक पर उन्होंने कब्जा कर लिया ईरान ने। तो इस प्रकार से है। अब मैं आपको लिंग, साक्षरता और संस्कृति, इनके बारे में जानकारी प्रदान कर दूं, रोमन साम्राज्य के बारे में। लिंग, साक्षरता और संस्कृति। लिंग, रोम में एकल परिवार प्रथा। सबसे पहले ये बता दूं, एकल परिवार प्रथा थी। दूसरी बात ये थी कि वहाँ पर विवाह वयस्क होने पर होते थे। तीसरी बात यह है, नंबर 3, तलाक लेना आसान था। तलाक लेना आसान था। वयस्क पुत्र अपने पिता से अलग रहते थे। महिला का दहेज वैवाहिक अवधि के दौरान वह अपने पति के घर पे ले आती थी, पिता के घर से, तथा वह अपने विवाह के बाद भी अपने पिता के घर की उत्तराधिकारिणी रहती थी। और एकल परिवार होते थे, भाई बहुत कम साझे में रहते थे, वयस्क होने पर विवाह होते थे। इसके अलावा महिला अपने पिता की मुख्य अधिकारिणी बनी रहती थी। पिता की मृत्यु के बाद में पिता की संपत्ति की उत्तराधिकारिणी भी होती थी। तो इस प्रकार से है। कानून के अनुसार पति पत्नी को संयुक्त रूप से वित्तीय हस्ती नहीं बल्कि अलग अलग 2 वित्तीय हस्तियां माना जाता था। पत्नी को पूर्ण वैधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। वैधिक कानूनी स्वतंत्रता थी। पत्नी को पूर्ण कानूनी स्वतंत्रता थी। तो देखो, मैं लिंग के बारे में बता दूं दोबारा। एकल परिवार होते थे, वयस्क होने पर विवाह होते थे,
भाई बहुत कम साझे में रहते थे, अपने पिता से अलग रहते थे इस विवाह के बाद, और उस समय तलाक लेना आसान था। महिलाओं को पर्याप्त कानूनी अधिकार उस समय प्राप्त थे, संपत्ति आदि के मामले में उनको बहुत अच्छे अधिकार प्राप्त थे। इसके अलावा विवाह के लिए तलाक के बारे में ये बात कही जाती है तलाक कि वहाँ पर तलाक सिर्फ सूचना देने से, सिर्फ सूचना देने से तलाक हो जाता था, तलाक हो जाता था रोम में। तो ये बात भी हमें उस समय की जानकारी की मिलती है। और विवाह पुरुषों के 28, 29, 30, 31 आदि उम्र में होते थे, महिलाओं के 16, 18 और 22, 23 साल की आयु में लड़कियों की शादी होती थी। 16, 18, 22, 23 ताकि लड़कों और लड़कियों की आयु में अंतराल बना रहे, इसलिए ये आयु का इतना अंतर रखा जाता था। इसके बाद में एक बात और रिसर्च में सामने आई है, वो ये कि वहाँ पर इतनी स्वतंत्रता होने के बाद भी महिलाओं पर पुरुष हावी रहते थे, महिलाओं पर पुरुष हावी रहते थे। इस बात की जानकारी कैथोलिक बिशप ऑगस्टीन ने अपने एक पत्र में लिखी कि मेरी माता की पिटाई मेरे पिताजी रोज किया करते थे, और मैं जिस शहर में रहता था उस शहर में अक्सर ऐसे ही महिलाओं के साथ अत्याचार होते थे। तो ये बात उन्होंने बताई है, और उन्होंने ये बात भी बताई कि अक्सर महिलाएं उनके पतियों के द्वारा मारे जाने से जो शरीर पर चोट होती थी उनको वो बताती थी। तो पिताओं का अपने बच्चों पर अत्यधिक कानूनी नियंत्रण होता था, कभी कभी तो दिल दहलाने वाली सीमाएं तक भी थी। अवांछित पत्रों को जो पुत्र होते थे, संतान होती थी, उनको ठंड में छोड़ दिया जाता था, और जो महिलाएं चरित्रवान नहीं होती थी उनको भयानक दंड उस समय दिए जाते थे। ऐसी जानकारी भी रिसर्च में सामने आई है, रोमन साम्राज्य में ऐसी जानकारी मिली है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, रोमन साम्राज्य में एक राजा हुआ था नीरो। नीरो बहुत अत्याचारी राजा था। नीरो के बारे में ये बात कही जाती है कि जिस समय रोम जल रहा था नीरो बांसुरी बजा रहा था। इतना अत्याचारी राजा था नीरो कि जिस समय रोम में आग लग रही थी तो उस समय मतलब जल रहा था, बुरे दौर से गुजर रहा था, उस समय नीरो एक अत्याचारी निरंकुश राजा था, वह मौज मस्ती कर रहा था, बांसुरी बजा रहा था। तो ये मैंने आपको रोमन साम्राज्य में लिंग के बारे में बताया। अब मैं आपको साक्षरता के बारे में जानकारी दे दूं कि रोमन साम्राज्य में साक्षरता कैसे थी, किस प्रकार वहाँ पर साक्षरता मिलती थी। एक एक चीज़ को आप गौर से सुने। साक्षरता मतलब पढ़ाई लिखाई। रोमन साम्राज्य में साक्षरता काम चलाऊ थी और वहाँ पर ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे। और इसके अलावा मिस्र में सैकड़ों पेपायरस आदि मिले हैं, औपचारिक दस्तावेज, संविदा पत्र आदि लिखे हुए मिले हैं। ये दस्तावेज आमतौर पर व्यावसायिक लिपिकों के द्वारा लिखे गए थे। तो रोमन साम्राज्य में साक्षरता ज़्यादा नहीं थी, साक्षरता कम थी। यहाँ साक्षरता निश्चित रूप से कुछ वर्गों के लिए ही अपेक्षाकृत अधिक व्यापक थी, यानी सभी वर्ग के लोग यहाँ पर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, काम चलाऊ साक्षरता थी। तो साक्षरता कैसे थी? काम चलाऊ साक्षरता थी रोमन साम्राज्य में। बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे। कुछ विशेष वर्ग के लोग ही पढ़ते थे। पेपायरस के कागज पर लिखा
जाता था। तो ये साक्षरता के बारे में है। रोम साम्राज्य में काम चलाऊ साक्षरता थी, बहुत कम लोग पढ़ते थे, कुछ विशेष लोगों को ही लोग ही पढ़े लिखे होते थे, सैनिकों फौजी से, जैसे सैनिक और फौजी अफसर आदि। उस समय कौन कौन पढ़े होते थे? सैनिक, फौजी अफसर, अधिकारी आदि उस समय पढ़े लिखे होते थे। और जो संपदा प्रबंधक है आदि उस समय पढ़े लिखे होते थे। बाकी लोग पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते थे। रोमन साम्राज्य में सामाजिक व्यवस्था थी, जैसे कि संस्कृति कैसी थी तो उसके बारे में आपको बता दूं। रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता थी। खान पान, रहन सहन, धर्म, संप्रदाय आदि के मामले में बहुत विविधता थी, क्योंकि बहुत बड़ा साम्राज्य था, भरपूर विविधता थी बोलचाल में, भाषा में आदि में। बोलचाल, भाषा आदि में बहुत विविधता थी। इस प्रकार से रोमन साम्राज्य की संस्कृति में बहुत विविधता थी, बहुत ज़्यादा अंतर था और अनेक प्रकार की भाषाएं वहाँ पर बोली जाती थी। अब मैं आपको आर्थिक विस्तार के बारे में बता दूं कि रोम से बहुत सारी चीज़ों का निर्यात होता था, बहुत सारी चीज़ों का रोम में आयात होता था। जैतून का तेल, अंगूर की शराब आदि दूसरी जगह निर्यात किए जाते थे। और प्रमुख मदद थी जैतून का तेल आदि। ये एम्फोरा जो कंटेनर होते थे उनको एम्फोरा कहा जाता था, उनमें भर कर के ले जाई जाती थी और ऐसे अन्य तरल पदार्थ वहाँ पर लाए जाते थे। ऐसे एम्फोरा वहाँ पर, ऐसे मटके, तरल पदार्थों को भरने के जो मटके हैं उनके टुकड़े रोमन साम्राज्य में बहुत मिले हैं। जैतून का तेल, अंगूरी शराब ये प्रमुख वहाँ की व्यापारिक मद थी, गेहूँ आदि। आर्थिक आधारभूत ढांचा, रोम का आर्थिक आधारभूत जो ढांचा था वो बहुत मजबूत था। रोम का आर्थिक आधारभूत ढांचा बहुत मजबूत था, ढांचा बहुत मजबूत था। साम्राज्य में बंदरगाहों, खानों, खदानों आदि की संख्या काफ़ी थी। साम्राज्य में खानों, खदानों, बंदरगाहों, ईंट भट्टों, जैतून तेल की फैक्ट्रियाँ आदि बहुत थे, आदि बहुत बड़ी संख्या में थे। तरल पदार्थों को जिन कंटेनरों में ले जाया
जाता था उनको एम्फोरा कहा जाता था। एम्फोरा कहा जाता था, उनको एम्फोरा कहा जाता था। और 5 करोड़ से अधिक मटकों के अवशेष रोम में मिले हैं। ऐसे मटकों के 5 करोड़ से अधिक अवशेष, 5 करोड़ से अधिक अवशेष रोम में मिले हैं, रोमन साम्राज्य में मिले हैं। तो इनके बारे में बताया आपको मैंने। इसके बाद स्पेन में ड्रेसल बीस के बारे में आपको बता दूं मैं। ड्रेसल बीस, ये ड्रेसल बीस क्या होता था? स्पेन में बहुत बढ़िया प्रश्न है ये कि स्पेन में जिन मटकों में तरल पदार्थों को ले जाया जाता था, उन्हें बीस कहा जाता था, उन्हें ड्रेसल बीस कहा जाता था। तो यह है। इसके बाद रोमन साम्राज्य की जो ज़मीन थी वो बहुत उपजाऊ थी, वहाँ पर अनेक प्रकार की फसलें पैदा होती थी और वहाँ पर व्यापार बहुत उन्नत अवस्था में चलता था रोमन साम्राज्य में। और बड़े बड़े वहाँ पर तेल के आदि के कारखाने थे, जिनके कारण यहाँ का व्यापार बहुत उन्नत अवस्था में था। इसके बाद मैं श्रमिकों के नियंत्रण के बारे में बता दूँ कि रोमन जो सभ्यता है वो दासों पर टिकी हुई थी। वहाँ पर पूरी अर्थव्यवस्था दासों पर थी। वहाँ के पूंजीपति लोग, अभिजात वर्ग के लोग दासों पर ही ज़्यादा निर्भर थे और वहाँ पर दासों को रखना एक सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता था। दासों को अंधेरी कोठरियों में रखा जाता था, समूह में बांधकर उनसे काम लिया जाता था, उनके शरीर पर मोहर लगाई जाती थी, जलती हुई मोहर, ताकि उनकी पहचान की जा सके। जब कभी उनको बाहर निकाला जाता था तो उनको एक जालीदार मोश लगा करके बाहर निकाला जाता था और इस प्रकार से दासों के प्रति व्यवहार किया जाता था। तथा यदि किसी दास से थोड़ी सी भी गलती होती थी तो एक दास के अपराध करने पर उस छत के नीचे रहने वाले सभी दासों को दंडित किया जाता था। तो ऐसा व्यवहार दासों के साथ रोमन सभ्यता में किया जाता था। यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण बात है जो ये है कि रोम की सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था है वो पूर्ण रूप से दासों पर टिकी हुई थी। आज इस अध्याय में मैंने आपको 3 महाद्वीपों में फैले साम्राज्य यानी रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी दी। रोमन साम्राज्य यूरोप, अफ्रीका और एशिया 3 महाद्वीपों में फैला हुआ एक विशाल साम्राज्य था और इस साम्राज्य में आर्थिक रूप से बहुत मजबूती थी, सामाजिक संगठन बहुत अच्छा था, महिलाओं को बहुत अच्छे अधिकार मिले हुए थे। इन बातों की जानकारी आपको मैंने इस वीडियो में दी तथा इसके अलावा मैंने वहाँ की लिंग साक्षरता और परिवार की स्थिति आदि के बारे में भी इस वीडियो में आपको जानकारी दी गई है। आप इनको अच्छी प्रकार से देखें, एक एक पॉइंट आपके अच्छी प्रकार समझ में आएगा, ध्यान से देखें। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको अच्छी प्रकार से बताया, जिस प्रकार की कि रोमन सभ्यता में, रोमन साम्राज्य में जिन कंटेनरों में तरल पदार्थों को लाया ले जाया जाता था उनको एम्फोरा कहा जाता था और ऐसे एम्फोरा के अवशेष वहाँ पर 5 करोड़ से अधिक मिले हैं, जो मिट्टी के बने होते थे, बड़े बड़े मटके, उनमें जैतून का तेल, अंगूर की शराब आदि को लाया ले जाया जाता था। 1 नंबर के क्वेश्चन में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद मैंने ड्रेसल बीस के बारे में आपको बताया कि स्पेन में जिन मटकों में तरल पदार्थों को लाया ले जाया जाता था उनको ड्रेसल बीस कहा जाता था।
सेना के बारे में भी आपको जानकारी दी गई। अनुशासित सेना थी, व्यावसायिक सेना थी, 25 वर्ष तक सैनिक को सेना में नौकरी करनी पड़ती थी और वो राजा का भाग सेना पर ही निर्भर करता था। इन सारी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी गई है। निश्चित रूप से आपको ये जो जानकारी दी गई है वो बहुत अच्छी लगेगी, समझ में आएगी। धन्यवाद।